हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 26। इसके पहले आपका 25 टेस्ट आपका हो गया था। अगर पीछे वाला आप क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीछे वाला सारे PDF आपको मिल जाएंगे, उसका वीडियो भी मिल जाएगा। उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा, वहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर आपका 26 है और 26 नंबर टेस्ट में हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ों को देखेंगे। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, साइंस भी, सभी चीज़ों को यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा वीडियो आपको देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा और शुरू करें आज की क्लास। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करके आपको दोस्तों सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का देखिए पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका फटाफट जवाब देते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? जी हाँ, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों किसकी नियुक्ति की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती है। उनमें से आपको ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव इसकी भी नियुक्ति नहीं करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आपको मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति की जाती है, अटॉर्नी जनरल जो है उनकी नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उनकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, फटाफट सभी लोग को आ जाना है। और ये है टेस्ट नंबर आपका 26। डेली आपकी 9 बजे से टेस्ट चलती है, तो 9 बजे से आपको लाइव ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा सवाल कह रहा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है? जी हाँ, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। और लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा के उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको कैसे हटा सकते हैं? आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो का आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और आंसर नंबर ए देखिए काफी लोगों का आ रहा है, ए नंबर आपका यहां से बिल्कुल सही होगा। देखिए लोकसभा के अभी जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है ओम बिड़ला। ठीक है, लोकसभा का अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है, आपको ध्यान रखना है। और ये 17वें अध्यक्ष है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अगर पूछे तो मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में अभी टोटल सीट कितने हैं? तो लोकसभा में अभी दोस्तों टोटल 543 सीट है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। और +2 है जो आपको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 2 जो मनोनीत किया जाता है अब इसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 2019 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब ये मनोनीत वाला जो था इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? स्वच्छता है, बाल मृत्यु दर है, पेयजल है, या आय है? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक दोस्तों, तो स्वच्छता, बाल मृत्यु दर तो होगा ही होगा, पेयजल भी होगा, आय यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, है ना। आय यहाँ पर नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न है कि जो तुगलक काल था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, गया थी, बिहार शरीफ, या भागलपुर? क्या होगा, है ना। तो बिहार का हिस्ट्री है तो आपको बिहार का हिस्ट्री पूछ सकता है। तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी दोस्तों वो हो जाएगा बिहार शरीफ, है ना, बिहार शरीफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन जो पैदा होता है उसका स्रोत क्या है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या प्रकाश है, या क्लोरोफिल है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो हो जाएगा आपका जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जल। चलिए फटाफट आप लोग अपना जवाब देते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है ना? 1 घंटे की आपकी क्लास चलेगी लगभग, और 1 घंटा में यहाँ पर लगभग हम लोग दोस्तों 100 सवाल अभी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध जो है वो किस देवता से है ना? तो ऋग्वेद के नवे मंडल बताइए जल्दी से। ठीक है, टोटल कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल है ना? टोटल 10 मंडल है, और 10 मंडल के 90 मंडल में सोम देवता का इसमें संबंध के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ऋग्वेद के 90 मंडल का जो संबंध है वो सोम देवता से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल वेद कितने हैं? तो वेद आपका टोटल 4 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती जो है ना वो सबसे पवित्र नदी है, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा, है कि नहीं? और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है ना, ये भी ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के एम पनिकर, या सचिदानंद सिन्हा? तो नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जो थे दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार था दोस्तों ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1938 में इसको प्रकाशित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन, या 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन, या 1 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, या 1 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है आपका 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें करते हैं है ना? ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन है ईंधन गैस के रूप में। गुड इवनिंग जी, देखिए गुड इवनिंग सभी लोगों को, है ना? और आप लोग को 9 बजे आ जाना है। ठीक है, आप लोग लेट नहीं करिएगा, 9 बजे सबकी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग देखिए अभी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है ना? चलिए, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है रासायनिक युद्ध में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, है ना? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? तो रासायनिक युद्ध में। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 10 कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? बताइए, है ना? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? शक के द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या कुषाण के द्वारा? है ना? तो सोने के सिक्का सबसे पहले जो जारी किया गया था दोस्तों, सबसे पहला वो था आपका हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी के द्वारा दोस्तों सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगर पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो वो हो जाएगा गुप्त, है ना? गुप्त जो किए थे वो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका गुप्त, और सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर आपको देखिए मिलान करना है। एक तरफ आपको स्थल है, दूसरी तरफ आपको उत्खननकर्ता दिया गया है। बताइए इसका क्या होगा? स्थल और उत्खननकर्ता। तो लोथल जो स्थल है दोस्तों इसके उत्खननकर्ता कौन थे? लोथल का जो उत्खननकर्ता थे वो थे आपको रंगनाथ राव। ठीक है, एक का मिल जाएगा आपको ए से। बनावली जो आपका स्थल है दोस्तों इसके उत्खननकर्ता कौन थे? इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों इसके हो जाएगा रखालदास बनर्जी। और रोपड़ का हो जाएगा आपका
यज्ञदत्त शर्मा आपका, ठीक है। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही यहाँ से, ठीक है। तो ये जो कुछ आपके स्थल खंड है ना, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और सिंधु घाटी से आपको 1 या 2 सवाल जरूर पूछता है हमेशा, तो ये आपको उसके उत्खननकर्ता के बारे में आपको दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, किसको जाना जाता है अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अजात शत्रु के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म कब हुई थी, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपको 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1984 को, है ना। 3 दिसंबर 1984 को इनका जन्म होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के जीरादेई सिवान में हुआ था आपका, ठीक है। बिहार के जीरादेई सिवान में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था, बताइए। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था आपको जॉल मार्सन के द्वारा, बिल्कुल गलत, रूसो भी नहीं दिए थे, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था आपका, सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, बताइए वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। क्या होगा दोस्तों, है ना। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो फिर मुख्य न्यायाधीश संभाल सकते हैं राष्ट्रपति के पद को आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जी हाँ, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे दोस्तों। कब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वो आपका 1969 में आपको बने थे, ठीक है। 1969 में ये आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 15 नंबर सवाल है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है, बताइए। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही कि लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है ये इस लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। देखिए एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें दोस्तों टोटल 22 सदस्य होते हैं और ये जो 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति आपको ध्यान रखना है 15 आपको लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर कि परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें या सूक्ष्म किरणें, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में यहाँ पर समझाना है ना। परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरण जो है इसका तरंगदैर्घ्य को आपको सजाना है दोस्तों आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, है ना। किसका ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा आपका किसका, सूक्ष्म किरण का, उसके बाद होगा आपका परावैंगनी का, फिर हो जाएगा आपका एक्स का, फिर हो जाएगा गामा किरण, यानी कि आंसर नंबर हमारा यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। जी हाँ, कैदी जो थे दोस्तों वो नंगी हड़ताल किए थे और ये आपको हुआ था दोस्तों बिहार में ही हुआ था और बिहार के छपरा जिला में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, बिहार के दोस्तों छपरा जिला में हुआ था ये आपको नंगी हड़ताल, ठीक है। और ये हुआ था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है 6 अप्रैल
30 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो आपको पता है कि 1920 से लेकर के 22 तक चला था आपका, और चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पता है, ये 8 अगस्त 1942 को आपको शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपको 18 नंबर। प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत दोस्तों आने वाले क्षेत्र में से कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था दोस्तों, इन्होंने ही अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। कब किया था, तो 1793 में। ठीक है, 1793 में इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था और कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में से कौन शामिल इसमें नहीं था। तो बंगाल तो इसमें शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, असम भी शामिल था, सिंध इसमें शामिल नहीं था, और हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। इतने सारे लोग लाइव हैं और इतनी मेहनत से आप लोग को पढ़ाया जाता है, क्लास लिया जाता है डेली, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आते के साथ आपको वीडियो को लाइक कर दे थोड़ा सा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर कि अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी। देखिए, एक होता है अगस्त प्रस्ताव और एक है अगस्त घोषणा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगस्त घोषणा अगर पूछे तो ये हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, है ना, और ये घोषणा हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपका 1917 में हुआ था अगस्त घोषणा। अगर कहे कि अगस्त प्रस्ताव, है ना, अगर आपसे पूछे अगस्त प्रस्ताव दोस्तों ये कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1940 में। ठीक है, लिनलिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा हुआ था अगस्त प्रस्ताव, और लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा हुआ था अगस्त घोषणा। तो दोनों को आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर, और यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों 20 नंबर को। ठीक है, मैग्नीशियम किससे मिलेगा, पोटेशियम किससे मिलेगा, कैल्शियम किससे मिलेगा और मैग्नीज किससे मिलेगा। देखिए, मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा जाकर के टैल्क से। ठीक है, मैग्नीशियम मिलेगा आपको टैल्क से, यानी कि ए का हमारा हो जाएगा यहाँ से 4, और ए का 4 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और बी का हो जाएगा हमारा 3, सी का हो जाएगा हमारा 2, और डी का हो जाएगा हमारा 1, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा बिल्कुल सही। मैग्नीशियम टैल्क, पोटेशियम हो जाएगा आपका नाइटर, कैल्शियम हो जाएगा आपको फास्फोराइट, और मैग्नीज हो जाएगा पायरोल्यूसाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 21 नंबर। कह रहा है कि द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, बताइए। द वे आउट पैम्पलेट जो है दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी के द्वारा हुआ था द वे आउट पैम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर। देखिए, सी राजगोपालाचारी से एक सवाल और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपको सी राजगोपालाचारी। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और द वे आउट पैम्पलेट जो प्रकाशित हुआ था ये भी राजगोपालाचारी के द्वारा ही प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हुआ कब था, ये हुआ था आपको 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ था ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है दोस्तों कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, बताइए। नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था वो किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो ऑप्शन है शाहजहां द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या मोहम्मद शाह। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह के समय हुआ था आपका
नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, नादिर मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह था इसके समय हुआ था आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है दोस्तों कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? बताइए किस कांग्रेस सत्र में दोस्तों, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मुंबई सत्र में या लखनऊ में, लाहौर में, त्रिपुरी सत्र में? तो ये जो हुआ था दोस्तों लाहौर सत्र में आपको, और ये हुआ था आपका कब? तो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों, है ना। और यही लाहौर अधिवेशन में ही क्या मांग किया गया था? तो आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 25 नंबर कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ पे होता है? देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बताया हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, इसका मान सबसे कम कहाँ पर होगा? तो ये है आपका ग्लोब। तो सबसे कम जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पर कम या शून्य कह रहा है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में। और भूमध्य अगर सिर्फ कम रहता दोस्तों कि जीव का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर शून्य पूछ लिया तो केंद्र हो जाएगा आपका। और सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा का पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान क्या करना है? दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? बताइए, ठीक है। द्रव्यमान को अगर दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। 26 सवाल हम लोग कर चुके हैं और अभी और भी आधा लगभग आपका हो गया है, आधा अभी और बचा है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है तभी आपको मज़ा आएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको लिया गया है। कह रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं दोस्तों? बताइए किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? नियॉन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, जिनॉन को या आर्गन को? तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है दोस्तों आपको जिनॉन गैस को, ठीक है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और जो जिनॉन गैस है दोस्तों इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखना है इसकी जो खोज किया गया था विलियम रैमजे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम, मैं लिख देता हूँ, विलियम रैमजे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि चाहे बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो, उससे क्या करना है? तो राज्य की रक्षा करना है। ये अनुच्छेद है आपका 355 में, ठीक है। ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 355 में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, 352, 356, 360। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वो है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। और अगर आपको पीडीएफ वीडियो चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको सक्षमता परीक्षा के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 351 इसमें आपको चार्ज है, जहां आपको इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करना होगा। और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर ही, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। फिर डेली वाइज भी आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, डेली क्लास भी मिलेगा। और आपको दोस्तों पीछे जो क्लास हो गई है उसका भी पीडीएफ वीडियो आपको सारा एनसीईआरटी का नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा एमसीक्यू के रूप में। अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? देखिए अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है?
तो अटाला मस्जिद स्थित है दोस्तों आपको जौनपुर में। ठीक है, कहाँ है? जौनपुर में है। और जौनपुर कहाँ है भाई साहब? तो ये है आपको यूपी में। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है आपको लखनऊ। और आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है आपको आगरा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? बताइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो संपन्न हुआ था ये किस गवर्नर के समय आपको हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और ये कब हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1848-49 में। ठीक है, 1848 से 49 में दोस्तों ये आपको हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति। अगला प्रश्न है कि महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवारी व्यवस्था जो था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? टॉमस मुनरो, कर्नल स्लीमन, हॉल्ट मैकेंजी या कर्नवालिस? तो महलवारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। देखिए, तो राज्यपाल के द्वारा दोस्तों जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसकी स्वीकृति की आवश्यकता किसकी पड़ती है? प्रधानमंत्री की स्वीकृति चाहिए या राष्ट्रपति का या संसद का या विधानसभा का? तो ये सिंपल है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य में होते हैं, तो प्रधानमंत्री होगा नहीं, संसद होगा नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं, विधानसभा होगा, है कि नहीं? तो विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? बताइए, है ना? किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको संविधान संशोधन बताना है। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से दोस्तों जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दोस्तों आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? वो कौन सा था? तो वो था आपको 93वां संविधान संशोधन 2005 के में दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? बताइए, विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद अभी मात्र कितने राज्य में है? तो टोटल 6 राज्य में है अभी दोस्तों विधान परिषद। कौन कौन से राज्य में है? बिहार है, यूपी है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। 6 राज्य में अभी विधान परिषद है। बिहार में भी विधान परिषद, विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न ये पूछ रहा था कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य जो हैं, यानी कि 75 सदस्य में से कितना सदस्य जो हैं वो राज्य में रह रहे स्नातक द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं? तो 35 का हो जाएगा कुल सदस्य का दोस्तों 1/12, है ना? कुल सदस्य का 1/12। अगला प्रश्न है आपका कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था वो मौर्योत्तर काल, मौर्य काल या मौर्योत्तर काल या गुप्त काल या कुषाण काल। 36 का आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में हुआ था मौर्य निर्माण का जन्म आपका, है ना? मंदिर निर्माण का जन्म गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था दोस्तों, है ना? तो मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका। और मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों कह रहा है कि मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण का अस्तित्व उस समय नहीं था। सी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है श्रमिकों की उत्पादकता कम है, या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, या काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि कोई काम किया जा रहा है, उसमें अगर 5 व्यक्ति जो कार्य कर रहा है तो वो भी उतना ही उत्पादन होगा जितना 10 व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति क्या हो गए तो इसका उत्पादन क्या हो गया? शून्य हो गया, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आपका छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों, और ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर की, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको पड़ता है ना? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और ये पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन जो है दोस्तों वो क्षिप्रा नदी के किनारे है आपका। ठीक है, उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो घुमक्कड़ जनजाति कौन सा यहाँ पर नहीं है? कज्जाक है, मसाई है, लेप्चा है या पिग्मी है? क्या होगा 40 का? चालीस का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो घुमक्कड़ जनजाति यहां पर कौन सा नहीं होगा आपका? तो पिग्मी जो है दोस्तों ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिग्मी जनजाति कहां पाई जाती है बताइए? तो पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है ये आपको मध्य अफ्रीका में आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये जनजाति आपको किस क्षेत्र में मिलेगा, तो मध्य अफ्रीका में मिलेगा पिग्मी जनजाति, और मध्य अफ्रीका के केन्या में आपको। ठीक है, किस देश में मिलेगा? तो केन्या का है आपका पिग्मी जनजाति। और मसाई जो जनजाति है दोस्तों ये भी आपको अफ्रीका में ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी मसाई जनजाति, ये भी आपको अफ्रीका की ही जनजाति है, और अफ्रीका के केन्या देश में आपको मिलेगा आपको मसाई भी और पिग्मी भी, दोनों आपको वही का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेप्चा जो है आपको सिक्किम में है ना? लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? अरे यार हल्ला नहीं करो। देखिए 41 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? भील है, गोंड है, संथाल है या नैकदा है? 41 का क्या होगा? इकतालीस का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो भील हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा समूह, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में अभी जो है ना सबसे बड़ा जो जनजाति है वो आपका भील ही है, सबसे बड़ा जनजाति, और टोटल 38% इसकी जनसंख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी आपको पूछा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य में है आपको भील जनजाति। ठीक है, चलिए अगला है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। चलिए 42 कह रहा है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु की बात कर रहे हैं यानी कि ठंडे के दिनों में। ठंडे के दिनों में दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में वर्षा कहाँ होती है बताइए? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में, है ना। यहाँ पर देखिए शीत ऋतु में भारत में 2 जगह बारिश होती है ना। शीत ऋतु में भारत में कहाँ कहाँ बारिश होती है? 2 जगह बारिश होती है। 2 जगह कहाँ कहाँ होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपको ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट, और एक होती है दोस्तों आपको उत्तर जो पश्चिम क्षेत्र है, ठंडे के दिनों में आप देखिएगा दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में कभी कभी बारिश होने को मिल जाएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है आपका। तो यहाँ पर हमसे कह रहा था कि उत्तरी भाग में जो बारिश होती है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपका। ठीक है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, थोड़ा बहुत अंश इसका बिहार में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेन होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपको बारिश। और ये तमिलनाडु में जो बारिश होती है ये होता है आपको दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून है, लौटते हुए मानसून, इससे बारिश होती है आपको। ठीक है, जाड़े के दिनों में, दिसंबर जनवरी के महीनों में आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों वो भूमि बंधित है, बताइए भूमि बंधित नदी कौन सी है? गंगा है, कावेरी है, लूनी है, कोसी है। तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो लूनी हो जाएगा यहाँ पर भूमि बंधित नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अजमेर से ये उद्गम होती है लूनी नदी, ठीक है, अजमेर से ये निकलती है लूनी नदी और अरावली के पास ही अजमेर से ये निकलती है, ठीक है। अरावली मेन रूप से अरावली पर्वत से निकलती है आपको, और अरावली पर्वत आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको अरावली पर्वत है ना, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आपको फैली हुई है। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? तो ये हो जाएगा आपको अवशिष्ट पर्वत है ना। अरावली पर्वत कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि ये पहले दोस्तों आपका वलित पर्वत थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये बहुत पुरानी पर्वत है ना, इसके वजह से ये अवशिष्ट हो गया है, टूट फूट कर ये काफी छोटा हो गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लूनी, और ये लूनी निकलती है अरावली से, तो अजमेर से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? बताइए निर्वनीकरण का यहाँ पर प्रभाव कौन सा नहीं है? मृदा अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। 44 का क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो 44 का हो जाएगा शहरीकरण, है ना। कौन सा नहीं है निर्वनीकरण का? तो मृदा अपरदन तो है, जैव विविधता में ह्रास भी है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना ये भी है आपका। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहां से हुई थी? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहां से हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन या यूएनओ सम्मेलन? क्या होगा दोस्तों, है ना। कार्बन क्रेडिट की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपको 1997 में दोस्तों, है ना, 1997 में। और 1997 में जापान में हुआ था आपको, है ना, कौन सा सम्मेलन? तो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और यहीं से कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन आपको पूछा जाता है, ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था आपको पृथ्वी सम्मेलन, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन कई बार पूछा गया है, और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपको 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिया गया है धोवन सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 46 का। देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको जरूर याद रखना है, खाने वाला सोडा का याद रखना है ना, ये आपको कभी कभी पूछ लेता है। तो धोवन सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O, है ना, Na2CA3 × 10H2O धोवन सोडा। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। और बी खाने वाला जो सोडा होता है वो होता है NaHCO3 आपका, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा आपको खाने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4, यानी कि 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। विरंजक चूर्ण हो जाएगा हमारा CaOCl होल Cl, और आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 होल 2 × H2O आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो रंग का प्रकीर्णन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। तो सबसे ज्यादा होता है बैगनी का प्रकीर्णन और सबसे कम होता है लाल का प्रकीर्णन। तो कम भी ध्यान रखना है और बैगनी भी आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल आपका है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? दोस्तों तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये बर्नौली का सिद्धांत, या पास्कल का सिद्धांत, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या स्टोक्स का नियम। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, पास्कल का नियम। अगला है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? बताइए रेडियो एक्टिविटा की खोज दोस्तों किसने किया गया था? तो ये किया गया था आपको हेनरी बैकुरल के द्वारा, ठीक है, हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये भी पूछा जाता है, 1896 में किया गया था रेडियो एक्टिविटा की खोज आपका हेनरी बैकुरल के द्वारा। और लास्ट सवाल है 50 नंबर की, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच अंतर होता है? बलों के बीच का अंतर होता है। देखिए ये तो लास्ट सवाल, इसके बाद भी कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना, जो आपके काफी महत्वपूर्ण है इसके बाद भी, ठीक है, तो वो भी आपको जरूर देखना है। अभी 5 मिनट और भी आपका समय लगेगा। तो ज्वार पैदा करने वाला बल जो है दोस्तों ये किन दो बलों के बीच का अंतर होता है?
तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो है इसको आपको देख लीजिएगा। गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक के समय राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था जो संस्थापक था आपको गुलाम वंश का, उस समय इसकी राजधानी थी आपको लाहौर। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, देखिए कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में, इसका नींव जो रखा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। लेकिन अगर कहे कि कुतुब मीनार का पूर्ण रूप यानी कि पूरा इसको किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐबक नींव रखा था कुतुब मीनार का और पूरा करवाया था इल्तुतमिश। ऐबक को क्या कहा जाता है, इसको लाख बख्श कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, लाख बख्श इसको कहा जाता है। और ऐबक ने दोस्तों अजमेर में एक आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोस्तों आपका मतलब मस्जिद है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये कोई झोपड़ी उपड़ी नहीं, ये मस्जिद है आपको, ठीक है। तो ये अजमेर में बनाया गया था ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली में बनाया था इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपका। ये दोनों मस्जिद आपको जो ऐबक के द्वारा बनाया गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में, और दिल्ली में बनाया था कुव्वत उल इस्लाम। अगला जो आता है वो है बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ध्वस्त कर दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था दोस्तों। जो इल्तुतमिश था वो कौन था, जिन्होंने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, वो इल्तुतमिश जो था वो इसका गुलाम था, ठीक है, ऐबक का गुलाम था। और फिर बाद में इसी को क्या बना लेता है, दामाद बना लेता है, तथा ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का ये शासक था, ठीक है। और जब ऐबक मर गया तो ये बदायूं का उस समय शासक था। इल्तुतमिश से भी पूछा जाता है कि जब आपको ऐबक मर गया उस समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था, तो बदायूं का शासक था। कौन था इल्तुतमिश, तो ऐबक का दामाद था और ऐबक का गुलाम भी था आपका। कह रहा है कि इल्तुतमिश ने राजधानी को दोस्तों लाहौर से दिल्ली ले गया था ना। ये पूछता है कि आपको मुगल काल में लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन ले गया था, तो वो था इल्तुतमिश आपका, ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था, तो बोलता भैया इल्तुतमिश, और इसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। किसने, तो इल्तुतमिश नहीं बनाया था, तुर्कान ए चिहलगानी, और इसी को कहा जाता है इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था, तो बलबन के द्वारा विनाश किया गया था आपका, ठीक है। अगला है कि इसके बाद है बलबन। तो बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि इसने राजदरबार में सिजदा और पैबोस, जी हाँ, सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत की थी, यानी सर झुका करके प्रणाम करना है और पैर को चूमना है दोस्तों, ठीक है। ये वाला सिजदा और पैबोस इसको कहा जाता था, और ये शुरू किया था बलबन के द्वारा। लौह और रक्त की नीति किसने शुरू किया था, तो ये भी बलबन की नीति ही था आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। ये पूछा जाता है कि उलुग खां की उपाधि किसने धारण किया था, तो आपको बलबन ने धारण किया था। किसने दिया था, तो नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद एक सुल्तान था दोस्तों जो टोपी सी करके अपना जीवन बसवन करता था आपका, ठीक है। चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण कुछ वो वन लाइनर टेस्ट और 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में यहाँ से काफी पूछ सकता है ना। तो ये रहा, कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ये दोस्तों आपका सक्षमता परीक्षा आपकी तैयारी चल रही है। डेली रात में 9 बजे से आपकी टेस्ट होती है, जहां आपको जीके जीएस से सारे सवाल करवाए जाते हैं, और इसके अलावे भी आपको सारे मटेरियल हम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। जो लोग नए नए जुड़ते हैं उनको भी शेयर किया जाता है ना। तो आप भी अगर जुड़िएगा, 351 इसमें चार्ज है। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना होगा, और जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पर तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट को, ताकि पता चल सके कि आपने पेमेंट कर दिया है। आप पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आपका जो व्हाट्सएप है उससे भी, और कोई अदर नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट हमको सिर्फ अपने नंबर से ही भेजना है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका क्लास, फिर मिलते हैं कल और इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।